अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज की बड़ी खबर, अमरीका ने दारुल हुकूमत कराकस समेत वेनेजुएला के मुख्तलिफ शहरों पर हमला कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ये हमले सदर ट्रंप के हुक्म पर किए गए। वेनेजुएला में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई और मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल भी उठते दिखाई दिए। इस दौरान अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो मोरस को अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत कराकस में कम से कम 7 धमाके सुनाई दिए, जबकि निचली परवाज करने वाले तैयारों की आवाजें भी सुनी गई हैं। कराकस के आसमान पर धमाकों की गूंज है, लेकिन जमीन पर मुकम्मल खामोशी। वेनेजुएला का मुतालबा है कि हमें सदर और उनकी अहलिया के जिंदा होने का सबूत दिया जाए, यानी अवाम जानना चाहती है कि वो महफूज भी हैं या नहीं, और अगर हैं तो कहां हैं, और क्या इस हमले में कोई जानी नुकसान भी हुआ, और सबसे बढ़कर यह कि अमेरिका ने किन किन मखसूस मकामात को निशाना बनाया है। आज सबसे पहले इस स्टोरी पे हम बात करेंगे, और इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलमान जावेद साहब और उनके साथ आयशा गाजी, सहाफ़ी तजज़ियाकार। आयशा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलमान जावेद साहब, आपकी तरफ पहले आता हूँ। क्या पस मंज़र है अमरीका का आज इस वेनेजुएला के ऊपर जो है हमला और उसके सदर और उनकी अहलिया को मुल्क बदर करना? क्या पस मंज़र है इस पूरे समझ लें कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है इसका? अच्छा, अगर आप सदर ट्रंप का आज का बयान देखें जो वो एक एयरपोर्ट पे खड़े होकर दे रहे थे तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली एक बात कही है, और उन्होंने कहा जी कि चूंकि इन्होंने हमारे अमेरिकन मफादात के ऊपर वहाँ पर ज़रब डाली थी, वहाँ पे हमारी ऑयल कंपनीज जो हैं उनको इन्होंने मुल्क बदर किया था, उनको शट डाउन किया था, और वहाँ पे बहुत सारा ऑयल है और उस ऑयल के ऊपर हमारा हक है वगैरह वगैरह। तो दिस शोज़ देयर इम्पेरियलिस्ट माइंडसेट, जिसको ट्रंप बिल्कुल भी आजकल जब से ये इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन के बाद प्रेसिडेंट बने हैं और उसके बाद पावर में आए हैं, उन्होंने नहीं छुपाया। जिस भी मुल्क के बारे में, जिस भी इलाके के बारे में उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की है, वो इसी माइंडसेट के साथ की है कि उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को किस तरीके से वहाँ पे सेफ गार्ड करना है। तो वेनेजुएला के साथ भी उनकी ये मुखातमत का चप्पल जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही थी, और पिछले कोई 4-5 महीनों के अंदर बिलखसूस इसके अंदर एक एस्केलेशन जो वो देखने को मिलती है। और 28 दिसंबर को मेरा ख्याल है कि उस वक्त उन्होंने ये फाइनल वार्निंग काइंड ऑफ जो है वो दी थी कि हम जो है इसके बाद स्ट्राइक्स करेंगे अगर वेनेजुएला के सदर ने इन मामलात के ऊपर जो है वो नज़रसानी नहीं की। और आज 3 जनवरी को फिर हम देखते हैं कि जस्ट 5 दिन बाद वो इसके ऊपर एक अटैक कर देते हैं। तो पस मंज़र जो है वो ये सामने नज़र आता है कि बाकी तमाम बातें कि ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है और इस तरह के जितने भी मामलात हैं, इसको तो एक प्रीमाइज बनाया गया, क्योंकि जो वेनेजुएला के सदर हैं इनको ड्रग कार्टल्स के साथ जोड़ा जा रहा है। और सदर ट्रंप ने भी जो अभी बयान दिया था इसके बाद अटैक्स के बाद, उसमें उन्होंने यही बात की थी कि जी कि हम इंटरनेशनल लॉ जो है और जो अमेरिकन लॉ है उसके मुताबिक हम ये सारी की सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने स्ट्राइक्स भी करना शुरू कर दी थी कुछ वेनेजुएलियन बोर्ड्स के ऊपर, इस प्रीमाइस के ऊपर एलिजिडली कि ये सारी की सारी बोर्ड्स जो हैं ये ड्रग कार्टल्स के साथ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो कि अमेरिका के अंदर ड्रग्स लेकर आती हैं, और इसके पीछे वेनेजुएला के सदर हैं। अभी खबर आई है आपके प्रोग्राम के दौरान ही मेरे तक पहुंची है कि अभी भी जब उनको वो बाहर ले गए और अपने पास ले गए तो उन्होंने वहाँ पर उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं वो इसी ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से लगाए हैं। सो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी को भी उन्होंने साइड पर रख दिया ताकि जो ड्रग एलिमेंट है इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी और इवन अमेरिकन लॉ के अंदर भी उसको जो है उसके मुताबिक उनको चार्ज किया जाए। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट अबाउट ड्रग्स तो एक प्रीमाइज उन्होंने सेट किया है। इट इज़ मोर अबाउट गोइंग इन टू वेनेजुएला एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फुटप्रिंट ओवर देयर, ताकि उधर की जो सारी की सारी ऑयल की इंडस्ट्री है, ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर जो है वो अपने कदम जमा सकें। आयशा, जी। आपकी तरफ आता हूं। 2025 में कहां जंगे रुकवाने का क्रेडिट, कहां पर जो है वो एक चाह थी नोबेल पीस प्राइज लेने की, और 2026 जो है बहुत एग्रेसिव मोड से इस वक्त सामने आए हैं अमरीकी सदर। अमरीका क्या चाह रहा है, और फिर इतने अरसे से जो बातें की जा रही थी कि जनाब वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है इस वक्त, तो क्या मूड इस वक्त लग रहा है? क्योंकि इसके बाद हम लेटर सेशन में जब ईरान के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ अगर अमेरिका के हवाले से बात करें तो क्या इस वक्त एजेंडा है? देखें, ये जो इनका एजेंडा और इनका जो भी एग्रेसिव मोड नज़र आ रहा है वो इस वक्त तो नहीं है सिर्फ, ये तो शुरू से ही चला आ रहा है। जब से हम देख रहे हैं अमेरिकन हिस्ट्री फ्रॉम 9/11 से पहले जो कुछ भी हो रहा था,
और जहाँ पे भी इनको लगता है कि इनको यहाँ पे अब अपना कंट्रोल चाहिए, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स बीच में आ जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की कोई भी डायमेंशन आप ले आए, अब ये देखें कितनी ये एक, अगर देखा जाए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से लॉजिकल सी बात है कि जी यहाँ पे नार्को के साथ, आपने नार्को ट्रैफिकिंग के साथ उनको अटैच किया और आपने कहा जी बस ठीक है, अब हमारा राइट इस्टेब्लिश हो गया, अब हम इनको गिरफ्तार करने जाएंगे, और हम चूंकि गिरफ्तार करने हमारी फौज जाएगी, तो ये हमारा राइट है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे हमले भी करें। सो दिस इज नथिंग न्यू, आई थिंक। ये प्रेसिडेंट इस तरह के अमेरिका पहले भी सेट करता रहा है। हमने तो खुद 9/11 में भी देखा कि जी हमारे आपके पास दहशतगर्द छुपे हुए हैं, तो हमारा राइट है कि हम वहाँ पे अटैक करें और हम एक डेकेड लड़ाई करें, और फिर हम जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे उनके साथ बैठ के हम एक डॉक्यूमेंट साइन करें, हम निकल जाएं, एंड द मिलियंस ऑफ पीपल जो वहाँ पे डेड हुए उनका कोई नाम नहीं है। और बाकी सारा जो उसके अंडर 80 से ज़्यादा कंट्रीज उसकी अफेक्ट हुई, उनका भी कोई नाम नहीं है। और अब उसी के प्रेसिडेंट को लेके, तो अब अमेरिका ने चूंकि ये किया है, तो अब इंडिया भी यही समझता है कि जी अगर अमेरिका ये कर सकता है कि हमारे दहशतगर्द वहाँ पे छुपे हुए हैं, तो हम भी यही कर सकते हैं, हम भी अटैक कर सकते हैं किसी के ऊपर। सो अमेरिका इज द लॉ, देखा जाए तो। ये बाकी सब कुछ ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दिस एंड दैट, इस ये सब बेईमानी हो जाता है इस सिलसिले में। और ये अमेरिका का इनके साथ कोई न्याय तो नहीं है। देखें, जब यहाँ पे हुगो चावेज भी बैठा हुआ था, तो यहाँ वहाँ तब भी ये लोग यही कुछ ही कर रहे थे। दे वर वेरी मच एंटी हिम बिकॉज ही डिडंट साइड विद देम फॉर अफगानिस्तान एंड इराक। और तब भी ये सब ह्यूमन राइट्स की बात आती है। अभी भी देखें, उनका जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो भी वही इराक में भी वही वायलेशन हो रही थी, अफगानिस्तान में भी वही हो रही थी, और अब यहाँ पे भी यही हो रही है, ईरान में भी यही हो रही है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान जो हमारी और जहां पश्तून इन्फेक्ट हो रही वही है, हो रही है। जहां जहां मकबूजा कश्मीर में इन्फेक्ट हो रही है, वो उनको नजर नहीं आता। बहरहाल म्यांमार देखें, आप जी म्यांमार में देखें, जी, सलमान यूएन ने साहब। उसको कहा ना। हाँ, सलमान जावेद साहब, ये एक न्यू नॉर्म फिर इस वक्त सेट होने जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि ये बड़ी खतरनाक चीज होगी पूरी दुनिया के लिए। ये न्यू नॉर्म तो जैसे आयशा ने बात की है कि अगर आप रिसेंट हिस्ट्री भी लास्ट 2+ डिकेड्स की देखें तो इस्टेब्लिश उन्होंने कर दिया हुआ है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से लेके एनिमी कॉम्बिटेंट ऐसे अल्फाज जो उन्होंने इजाद किए जस्ट टू जस्टिफाई देयर मिलिट्री एक्शंस एंड देयर वॉर क्राइम्स। तो ये तो उन्होंने बहुत अरसे से कर दिया हुआ। और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो न्यू कॉलोनाइजर्स हैं, न्यू कॉलोनाइजर्स में सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, बल्कि और भी इस तरह की ताकतें मौजूद हैं। वो अपने अपने अंदाज के अंदर इस तरह के मामलात को आगे लेके चलती हैं, अपने अटैक्स को और अपनी इन्वेजन्स को और अपनी एग्रेशन को जस्टिफाई करती हैं। आप इसराइल की मिसाल ले लें जो गज़ा के साथ उन्होंने किया, आप यूक्रेन की मिसाल ले लें, आप इस वक्त मिडल ईस्ट के बाकी इलाकों की मिसाल लें, ईरान की मिसाल आप आगे जाके शायद इस पर बात करेंगे, और उसके बाद अभी आप वेनेजुएला की मिसाल ले लें। तो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी जिसकी ताकत इस वक्त इस्टेब्लिश होती है, न्यू कॉलोनाइजर उसको इस्टेब्लिश करते हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि अपेरेंटली स्ट्रेटेजिक एंड के ऊपर ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता होते हैं, लेकिन जब पाए लेने की बारी आती है केक की, तो ये लोग फिर हिस्से बखरे करते हैं नक्शों के, और उसके बाद फिर अपने अपने इलाकों के अंदर सेटलमेंट्स करके दूसरे न्यू कॉलोनाइजर को अग्रेशन करने की इजाज़त दे देते हैं। सो ये जो आपने न्यू नॉर्म की बात किया, इट इज़ ऑलरेडी बीन इस्टेब्लिश इन अ पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। और पोस्ट कॉलोनियल जो टेरिटोरियल कॉलोनाइजेशन पहली हुई थी, उसके बाद जो आज़ादियाँ मिली थी, उसके बाद दो लोगों ने जो ये समझना शुरू किया था कि जी कि शायद उनकी टेरिटरीज फॉरेन एग्रेशन से, फॉरेन हेजेमॉन से आज़ाद हो चुकी है, ये उसका एक बहुत बड़ा मज़र है। पाकिस्तान को मैं, ये ऑफ द कफ एक बात है, लेकिन इस मामले में हमें बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान के भी बराबर में एक इसी तरह का हेजमोन बैठा हुआ है। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि उसने उस तरह का नुकसान हमें नहीं पहुंचाया या उस तरीके से हमें कॉलोनाइज नहीं किया जिस तरीके से इस वक्त बाकी दुनिया के अंदर ये तख्तो तराज चल रही है। ठीक, आयशा, आप ये बताइए, ये जो एग्रेशन है, इसको आप किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रही हैं? क्या वहाँ पे रिजीम चेंज या इसके अलावा भी कुछ आप टॉपल देख रही हैं वेनेजुएला में? देखिए, इस वक्त तो जो वॉर, इंटरनल वॉर चल रही है, ये इसके रिमूव करने के बाद जो गवर्नमेंट है वो तो इस वक्त इंटैक्ट नजर आ रही है, क्योंकि वो बयान भी दे रही है, और उनके वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने भी ये कहा है कि हमें बताया जाए कि जो प्रेसिडेंट है वो सलामत भी है कि जिंदा भी है कि नहीं, बिकॉज दे सॉ व्हाट हैपेंड। इन्होंने इसी तरह से वहाँ से एक दिन सद्दाम को भी डिस्कवर किया था, अगरचे के वो इस तरह से नहीं जाके उसको अरेस्ट किया था, लेकिन दिस इज व्हाट दे डिड, उनको ले गए, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि भाई आप हाउ कैन यू डू दैट, सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर आप किसी को ले जाके आप फांसी दे दें, और जबकि आप जिस बेसिस पे लेके गए हैं वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो भी आपको नहीं मिले। तो ये इसके आगे क्या लीगली क्या होगा, दुनिया का क्या रिएक्शन होगा, ये तो मालूम नहीं है। जैसे पहले दुनिया को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वैसे अब भी नहीं होगा।
लेकिन वहाँ पे अभी तक देखें गवर्नमेंट इंटैक्ट बैठी हुई है। दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि लोगों को भी वो कह रहे हैं कि जी पीपल नीड टू बी मोबिलाइज्ड अगेंस्ट दिस एग्रेशन इंपीरियलिज्म। तो इसका मतलब है कि दे आर इन चार्ज ऑफ द मीडिया, दैट इज़ वाई दे आर एबल टू, इसीलिए वो कमेंट रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो अपोजिशन है उनकी, इस वक्त अपोजिशन लीडर वो बिल्कुल क्लियर अमेरिका को ये पैगाम दे रही हैं कि देखें हम यहाँ पे अमेरिका के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। सो ये एक अमेरिका के उसको उठा लेने से वहाँ पे एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ अमेरिका इज़ नॉट द फॉरेन फैक्टर जो वहाँ पे डिसाइसिव होगा, जो उसके अमेरिका ने अपने वहाँ पे वेनेजुएला के अंदर इसके एसेट्स बैठे हुए हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव एंड दैट इज अ मैसेज फॉर सो मेनी अदर कंट्रीज, जाहिर नॉट है जस्ट कि वो फिर उस तरह से टेक ओवर करेंगे। सलमान साहब, कहाँ गई सलामती कौंसिल? इसका इजलास बुलाने की बात हुई है, इसका मुतालबा किया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नजर आता है फिर इसमें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, आज से तकरीबन कोई चंद माह पहले तक हम ये बात कर रहे थे, और जैसे कि आयशा ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये जो रूल बेस ऑर्डर था दुनिया का, ये तो क्लैप्स कर गया है। स्पेशली गज़ा के मामले के बाद जो 2.5-3 साल वहाँ पे जुल्म सितम का बाजार गर्म रहा, और उसके बाद दुनिया ने उसके ऊपर बिल्कुल आंख नहीं झपकी। बस इधर उधर से कुछ ना कुछ बयान आते रहे कंडेमनेशन के। ना उधर रशिया ने कोई इंटरवेंशन की, ना चाइना कोई इंटरवेंशन कर सका, ना कोई दुनिया का और मुल्क जो उसके आसपास बैठे हैं वो इंटरवेंशन कर सके। सो रूल बेस ऑर्डर तो वहीं पे क्लैप्स कर गया था। सो वेनेजुएला इज नो डिफरेंट स्टोरी एट ऑल। तो वहाँ पे अगर हम ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई करारदाद जो है वो मंजूर हो जाएगी और वो एक्शन लेगी, मैंने आपको पहले बताया कि ऑलरेडी यूएस ने प्रीमाइस सेट कर दिया इसका इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के हवाले से। सो दे हैव ऑलरेडी सेट देयर पैरामीटर्स। तो उसके बाद वो उन्होंने ये कार्रवाई की है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि न्यू कॉलोनाइजर जो बड़े स्ट्रेंज अंदाज के अंदर जो है वो एक्ट करते हैं। तो देर आर मीटिंग्स and interactions between different powers around the world, और उसके बाद ही ठीक वेनेजुएला की जो कार्रवाई होती है। ठीक। तो इस वक्त वेनेजुएला के हालात जिस तरह से मौजूद हैं, इसके ऊपर तबसरा हमारे साथ मौजूद हैं आयशा गाजी और सलमान जावेद साहब, जिन्होंने रोशनी डाली। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे ईरान, और जहां पर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, उसका पस मंज़र और आगे क्या होने वाला है, किस तरह से रीड किया जा रहा है हालात को, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आज से 15 साल कबल त्यूनिस की गलियों में भड़कने वाली एक चिंगारी ने पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया था। उसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था। एक ऐसी लहर जिसने बरसों से कायम आमरीत को तिनकों की तरह बहा दिया। मिस्र से लीबिया और यमन से शाम तक नक्शे बदल गए, लेकिन मंजिल फिर भी न मिल सकी। आज लगता है कि तारीख खुद को दोहरा रही है, मगर एक मुख्तलिफ जोग्राफिये में। तेहरान की सड़कों से उठने वाला धुआं और जन जिंदगी आज़ादी के नारे हमें उसी पुरानी बेचैनी की याद दिला रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान की ये हालिया कशीदगी अरब स्प्रिंग का ही कोई दूसरा बाब है, या ईरान की समाजी और मजहबी साख्त उसे उस अंजाम से बचा लेगी जो कायरा और त्यूनिस के हुक्मरानों का मुकद्दर बना। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका तेहरान की इस बेचैनी पर नजरें जमा कर बैठा है, और वो ईरान को इंसानी हुकूक की पामाली पर धमकियां दे रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि इस असल गेम क्या है। ईरान के बचे कुचे जोहरी प्रोग्राम और इलाकाई असर व रसूख को ख़त्म करने के लिए ईरान में रिजीम चेंज अमेरिका की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और शायद ये उसके लिए सुनहरी मौका भी है। एक बार फिर आयशा गाजी और सलमान जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा, किस तरह से देखा जा रहा है इस वक्त ईरान में जो कशीदगी है, क्या इसकी ममासलत अरब स्प्रिंग से की जा सकती है? देखिए, इसके दो अहम पहलू हैं। एक तो वो जो आपने बयान किया कि अरब स्प्रिंग के साथ इसकी मुमासलत ढूंढी जा सकती है। इसी तरह से वहाँ पे रिवॉल्ट शुरू हुआ और फिर वो बेकाबू हो गया, और लोगों ने कहा जी कि ये तो करप्शन है यहाँ पे, और हम फॉर वट एवर रीज़न, करप्शन कह लें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कह लें, या जो भी कह लें, जो भी उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए गए। इराक में ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी, और लिबिया में और इजिप्ट में, वट एवर दे कॉल्ड इट। सो दिस कैन बी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन उसके जो नताइज बाद में निकले थे, हमने देखा अरब स्प्रिंग के जो उसका हासिल था वो बहुत खौफनाक था। कहीं पे भी, लिबिया पहले क्या था अरब स्प्रिंग से पहले, उसके बाद क्या है, इजिप्ट में पहले किस तरह की हुकूमत थी, बाद में किस तरह की हुकूमत है, इट इज़ ये बड़ी एक रिमार्केबल कंपैरिजन है सारी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। और अगर ईरान में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है,
तो ये सारी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए वंस अगेन इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी डेंजरस फॉर सो मेनी रीजंस, सिर्फ इसलिए नहीं, और क्योंकि देखें ईरान की तो बहुत सारी, अगर हम देखें तो इनकी प्रॉक्सी वॉर्स भी बहुत सारी जगहों पे चल रही हैं, तो ईरान का असर रसूख बड़ा डिफरेंट है। इराक में, लिबिया में, इजिप्ट में जो कुछ हुआ वो वहाँ के अंदर ही कंटेन रहा था, यहाँ पे हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि देखें, ईरान के लिए प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है, वहाँ पे पहले भी होते रहे हैं, ठीक है, अब इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने जूम इन करके दिखा रहा है अमेरिका, लेकिन अभी 2022 में भी जो हिजाब के ऊपर हुआ था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल, मशा समथिंग, तो ऐसे ही थे वहाँ पे प्रोटेस्ट, और उससे पहले, खासतौर पे उससे पहले नवंबर 2019 में वहाँ पे ब्लडी नवंबर के नाम से इसको याद किया जाता है, जब प्रोटेस्टर्स बाहर निकले थे और वो फ्यूल हाइक के ऊपर निकले थे कि जी फ्यूल की प्राइसेस क्यों हाइक हो गई, और उस पर निकले थे और इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जी 1500 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया। तो तब भी हालात इसी तरह के थे। उससे पहले आप 10 साल पहले जाएं, 2009 में जो ग्रीन मूवमेंट चली थी, जब अहमदी निजाद है, तो वो बड़ी मिलियंस ऑफ पीपल केम आउट, उस वक्त भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, मिलियंस ऑफ पीपल का बाहर आ जाना कोई छोटी बात नहीं थी। उससे पहले आप 1950s में जाएं, 1908 में जाएं, सो देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्ट, दे नो हाउ टू डील विद इट। ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पे इस तरह से पीपल विल एरप्ट आउट ऑन द स्ट्रीट्स, मिलियन ऑफ पीपल विल कम आउट, और उसको कैसे कंट्रोल करना है। सो अगर यहाँ पे कोई फॉरेन इंटरवेंशन इस इतनी इफेक्टिव ना हुई कि वो इस सारे का फ़ायदा उठा सके, तो ये इंटरनल जो भी रिवॉल्ट है, उनके आपस के जो भी क्लैशेस हैं, फंडामेंटलिस्ट के और जो रिवाइवलिस्ट हैं, उन लोगों के जो भी आपस के हैं, वो आपस में ही किसी ना किसी तरह इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सेटल डाउन कर लेंगे। ठीक, लेकिन 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 अगर गेम कुछ और है सलमान साहब, अगर गेम कुछ और है, दुनिया भर में हमने देखा कि महंगाई के खिलाफ आवाम का हक होता है, मुजाहरे करते हैं, पाकिस्तान में भी होता है, खुद अमेरिका में भी होते हैं, बरतानिया में होते हैं, इस तरह की चीज़ें, लेकिन अमेरिका का बराह रास्त इसमें कूदना या इशारे देना, ये क्या आप किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिका जो है वो तेहरान के अंदर या ईरान के अंदर कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है जिसके अंदर कोई भी प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, तो उसमें उसकी हिस्ट्री है, जैसे आयशा ने कहा कि वो उसके अंदर एक इंटरवेंशन या इस तरह के बयानात वो ज़रूर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जिस तरह वो हिजाब रिमूवल की शुरू हुई थी, जिसमें ख़वातीन जो बाहर निकलना शुरू हुई थी और उन्होंने कहा था जी कि हम हिजाब नहीं लेंगी, तो उस पर भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो सख्त की थी और अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी धुआंधार बयान दिए थे। बट दिस टाइम इट्स अ बिट डिफरेंट। आई एग्री कि इसमें एक हिस्ट्री है और उसके अंदर जो रजीम है वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा जड़ें गहरी हैं। उसके बावजूद देवर पॉइंट्स एंड इंडिकेटर्स जो कि ये बता रहे थे कि अगले 5-6 साल, ये मैं बात कर रहा हूँ बैक इन 2021, जो कि मेरी बातचीत हुई थी कुछ ऐसे लोगों से जो कि ईरान के अंदर होकर आए थे, और उन्होंने ये बातचीत की थी कि जी के वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक ग्रोइंग रिजेंटमेंट है लोगों के अंदर, और बाकायदा वहाँ पे एक बाकायदा तहरीक चल रही है अंडर द ग्राउंड, जो कि लोगों को अब आमादा करिए कि वो इस रजीम के ख़िलाफ़ खड़े हों। तो ये इसका अगर आप एक शाखसाना देखें तो जिस तरीके से उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया और उसके अंदर निकला जो भी उनका नेटवर्क था वो निकला, और उसके अंदर वो लोग ईरानियंस इन्वॉल्व थे जो कि पिछले रजीम के साथ लॉयल थे। उसके बाद अभी जब इजराइल और ईरान की जंग हुई है 12 दिन की, उसके अंदर जिस तरीके से उनके अपने ही घर के अंदर से जो लोग हैं उन्होंने ट्रक्स रखे हुए थे जिसके अंदर से ड्रोन लोड उड़ के उनको निशाना बना रहे थे। तो दिस शोज के देयर इज एन इंटरनल फ्रैक्चर जो कि ऑलरेडी इन प्लेस, और उसके बाद फिर अब आप देखते हैं कि ये वाली सारी चीज़ जो है वो उभर के सामने आती है जिसमें इस तरह के प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, और उसके बाद फिर अमेरिका की जो इंटरवेंशन की जो बयान था वो आना शुरू होते हैं। फिर ऑब्वियसली नॉट ओनली बी समथिंग जो कि ईरानियंस को हर्ट करेगी, बल्कि ये जो इसके आसपास के ममालिक जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है, इसको भी वो आके हिट करेगी। एक और बड़े मज़े की बात है कि बैक इन मई 2025 जब पाकिस्तान और इंडिया का मसला चल रहा था, तो मेमरी एक इदारा है जो कि अमेरिका से चलता है, 1998-99 के अंदर चलना शुरू हुआ था, और मोसाद के 2 फॉर्मर एजेंट्स उसको चलाते हैं एक थिंक टैंक के तौर पे। उन्होंने एक बलूचिस्तान डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश किया था, और उसको जो उन्होंने झंडा लगाया था वो भी जो आज़ाद बलूचिस्तान वाले शुरू यूज़ करते हैं, ये BLA वाले, वो लगाया था, और उसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का जो बलूचिस्तान है उसको उन्होंने ऐड अप किया था, और उसके अंदर दोनों पोर्ट्स आ रही थी, चाबहार की और हमारी भी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी किया था कि मीर यार बलोच के नाम से एक शख्स को उसका डेस्क हेड लगाया था जो कि सब इंडिया में बैठा हुआ है।
तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। और अभी माइक पॉम्पियो की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें जो कि आज उसने दी है और अपने ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट की है, तो उसमें उस पर बाकायदा लिखा है नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान, यानी वो तेहरान की गलियों से होते हुए बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। सो देर इज़ बिगर गेम प्ले एट 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 दिस स्पॉट। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको सिर्फ ईरान की रजीम चेंज के हवाले से ना देखें, बल्कि ओवरऑल वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के जो थिएटर हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे तो ज़्यादा हमें शायद बात समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन आयशा, ये जिस तरफ सलमान जावेद साहब इशारा कर रहे हैं, ये तो बड़ा परेशान कुन हालात हैं। देखिए सलमान जावेद साहब जो बात कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और बिल्कुल दुरुस्त तरफ इशारा कर रहे हैं। इसमें हमारे परेशान होने की यकीनन बात है और हम एक पहले 9 मई का एपिसोड देख चुके हैं, जिस वक्त जब तक हालात वापस काबू में नहीं आए थे उस वक्त तक देखने वालों को यही लग रहा था, ऑब्जर्वर्स को यही लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। एंड देयर आर, अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इस वक्त आके अपनी पावर को संभाल लेते हैं तो ये चीज़ें हमारे इख्तियार से निकल जाएंगी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, आप इसको किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको एक एल्गोरिदम वॉरफेयर के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी, कि प्रोवोक करना चीज़ों को अब, और उन चीज़ों को फिर हासिल उनका जो भी हासिल है वो खुद उसके बेनिफिट्स को खुद लेना कितना आसान है बाहर बैठे हुए रिजीम्स के लिए। और ये ईरान में जो कुछ जिस तरह ये कह रहे हैं, हमने पहले देखा, वो राइट और रॉन्ग की बात अलग है, जाहिर है कि जुलाई रेवोल्यूशन वहाँ के लोगों ने एंडोर्स किया, लेकिन वहाँ पे यही कुछ हुआ, एक यंग जनरेशन बाहर आई, उनकी जो भी रिजेंटमेंट्स थी कोटा सिस्टम के ऊपर थी, कोटा सिस्टम गवर्नमेंट ने मान लिया, लेकिन पहली सारी रिजेंटमेंट्स को उठा के उन्होंने उनको टॉपल किया और वहाँ से हसीना को भागना पड़ा, जिसकी जाहिर है कि उसकी एक अपनी हिस्ट्री थी। लेकिन उसी आमिरियत की बुनियाद के ऊपर आप देखें, पहले सद्दाम हुसैन को भी हटाया गया, उसी आमिरियत को जवाब बना के लिबिया के सदर कजाफी को भी हटाया गया, उसी आमरीत को बुनियाद बना के। यहाँ पे अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो एक सारा एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल एक सेटअप चल रहा है, वो बिल्कुल यही बात बार बार दोहरा रहा है कि जी यहाँ पे तो आमरीत है और यहाँ पे जो एक रिजीम बैठा हुआ है और ये अनइलेक्टेड लोग हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग, आप अगर बाहर की दुनिया में बैठ के देखें तो आपको ऐसे ही लगता है कि जो कुछ खबरों में आ रहा है वही सब कुछ है, और वहाँ पे वाकई ये बिल्कुल एक आमरीत का ही माहौल चल रहा है। तो ये जिस तरह सलमान जावेद कह रहे हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आसपास के एरियाज में, दिस इज समथिंग वेरी रिमार्केबल, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, जबकि हमारे पास पहले भी 2 दफ़ा ऐसी अटेम्प्ट हो चुकी वेरी रिसेंट हिस्ट्री में, 9 मई और उसके बाद भी एक दफ़ा एक तालिबा की, किसी यूनिवर्सिटी में तालिबा की मॉलेस्टेशन को लेके एक बहुत ज़्यादा एक अपहीवल शुरू हुआ था, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने निकलना शुरू किया था, वो बड़ा देखने में लग रहा था कि अब ये बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाएगा और बिल्कुल बांग्लादेश की तरफ सिचुएशन चली जाएगी, लेकिन वो काबू पा लिया गया। सो दिस इज ठीक। समथिंग दैट वी नीड टू कीप अच्छा, एन आई। अब किस तरह, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद सवाल मैं ये रखूंगा कि अरब स्प्रिंग के जो पिछले एपिसोड्स थे उनके मुकाबले में ईरान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने क्या सीखा, वो किस तरह से इस मामले को हल करने की तरफ लेकर जाएगी। बुनियादी सवाल ये होगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। सलमान जावेद साहब, सवाल यही है कि कर्नल कद्दाफी, सद्दाम हुसैन और उनके पेशरो जो इस वक्त सूरत हाल है अरब स्प्रिंग के बाद उन मुतल्लिका रियासतों में हुई, तो ईरान किस तरीके से देखेगा, वहाँ की जो हुक्मरान हैं वो किस तरह से निमटना चाहेंगे इस सूरत हाल से? मेरा ख्याल है कि ईरानियन रजीम जो है वो इस वक्त थोड़ा सा पैनिक के अंदर है और थोड़ा सा एक ट्रैप जो है वो उनको नज़र आ रहा है कि वो शायद उसके अंदर घिरते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इससे पहले के जितने भी इस तरह के वाक़यात हुए, जैसा कि प्रोटेस्ट हुए, उनका जो पैरामीटर था, उनका जो रेडियस था, वो तेहरान से कुछ ज़्यादा दूर नहीं गया। लेकिन इस बार ये रेडियस जो है वो फैलता जा रहा है पूरे के पूरे ईरान के अंदर, एंड दिस इज़ वरीसम फॉर देयर रजीम। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि आप खामनाई के जो बयान देखते हैं वो बहुत शदीद किस्म के बयान है और उसके अंदर वो बिल्कुल भी एक आयरन विल के साथ नज़र आते हैं कि जी कि मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर हम लोग कोई निगोशिएट करने के उसमें नहीं है, पॉइंट पे नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंट हैं ईरानियन वो बेसिकली इसके ऊपर थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल मोड के अंदर बातचीत करने को तरजीह दे रहे हैं, ऑल्सो वो स्केप्टिज्म उनके ऊपर भी आ रही है। लेकिन ये बात बहरहाल नज़र आ रही है कि ईरानियन रजीम जो है वो अपनी बिल के अंदर अभी भी उन्होंने कोई इस तरह की शो नहीं की फ्लेक्सिबिलिटी कि वो बहुत जल्दी जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे। सो देर आर ऑब्वियसली एनालिसिस के उनके ऊपर जो है इस वक्त बहुत बड़ा, अपार्ट फ्रॉम जो कि उससे पहले हो चुका है, इससे पहले जितने भी इस तरह के एहतजाज हो चुके हैं उससे ये डिफरेंट है। इवन देन ऑफ कोर्स उनकी, जैसे मैंने पहले कहा कि जड़ें चूँकि बहुत गहरी हैं, मजबूत हैं। उन्होंने जिस तरीके से इवन इजराइल और ईरान की जो जंग हुई थी उसके अंदर भी बावजूद उसके कि उनके इंटरनल
एलिमेंट्स बहुत सारे ऐसे सामने हैं जो कि जिन्होंने उनको बिट्रे किया, उसके बावजूद वो सस्टेन कर गए थे। तो मेरा ख्याल है कि इसको भी वो बहरहाल काबू करने की पूरी कोशिश करेंगे, और दुआ भी हमारी ये है कि उसको काबू कर लें, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि ईरानियन जो लोग हैं उनके हक में नहीं, बल्कि हमारे हक में भी नहीं है, अफगानिस्तान के हक में भी नहीं है, और इस रीजन के हक में नहीं है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई इस किस्म की ऐसी फॉरेन इन्वेजन जो कि जिस तरह से मिडल ईस्ट को जिस तरह तख्त तराज किया उन्होंने, अभी वेनेजुएला की भी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, उस तरह की कोई फॉरेन इन्वेजन जो है वो इस खत्ते के लोगों के लिए कोई बहुत अच्छे फल लेकर आएगी। तो ईरानियन रजीम को ना सिर्फ ये कि अपने लिए लड़ना है, बल्कि अपने मुल्क के लिए भी लड़ना है और खत्ते के लिए भी लड़ना है। तो जी। मेरा ख्याल है कि वो इसके ऊपर आयशा बात करेंगे। एक आयशा आखिरी बात ये करूंगा हाँ। कि आज से कुछ अर्सा पहले ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो पाकिस्तान आए थे, और अगर आपको याद हो तो उन्होंने बयान ये दिया था कि हम बिल्कुल एक ब्लैंक चेक देते हैं पाकिस्तान को। तो ये एक इंडिकेटर था कि जिस तरह का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, ईरानियंस ऑल्सो वांटेड, और ये सब रूमर भी चली थी कि पाकिस्तान उनके साथ भी इस तरह का एक डिफेंस पैक्ट करे। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी गोइंग ऑन बिटवीन अफगानिस्तान, बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान विद रिगार्ड्स टू व्हाटएवर इज हैपनिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश सबसे पहले यही होगी कि सूरत हाल को डिफ्यूज किया जाए। सालिसी का कोई किरदार बनता है इस वक्त पाकिस्तान का? यकीनन कोशिश तो पूरी होगी कि किसी तरीके से सूरत हाल को बेहतर किया जाए। जी आयशा। देखिए, सालिसी का किरदार वो तो उनका इस वक्त तक जो भी है वो उनका इंटरनल मैटर है। उनके इंटरनल मैटर के अंदर उनके लोगों की, उनकी गवर्नमेंट के साथ जो भी इस वक्त क्लैश चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट में सालिसी का नहीं, किरदार किसी लेकिन मुल्क किसी को बनता किसी है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरनेशनल फिर आना पड़ेगा ना, शायद जरूरत पड़े फिर। अगर अमेरिका ये बात कह रहा है, जो कि बहुत ही एक ऑफेंसिव बात होनी चाहिए बाकी तमाम मुल्कों के लिए भी, कि अगर आप अपने कंट्री के अंदर प्रोटेस्टर्स के साथ सख्ती करते हैं तो अमेरिका जो है यहाँ पे इंटरवीन करेगा। दैट इज़ समथिंग वेरी सीरियस, जिसको सब मुल्कों को बहुत सीरियस लेना चाहिए। देखिए, मुल्कों में सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बगावत के भी होते हैं एलिमेंट्स जो सिर्फ वहाँ पे अनार्की फैलाना चाहते हैं। उनका मकसद प्रोटेस्ट नहीं होता, अनार्की होता है। और कंट्रीज को, स्टेट्स को लॉ एंड ऑर्डर रखना पड़ता है। तो अगर ये अमेरिका ने सेट कर दिया कि भी जहाँ पे भी प्रोटेस्ट, जहाँ पे मर्जी उठ के आ जाए, जिस बात पे मर्जी प्रोटेस्ट हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, या उन लोगों का जो भी मुद्दा है अपनी हुकूमत से वो ठीक है या गलत है, लेकिन ये एक बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट है। अगर आप ये कहें कि भाई कहीं पे भी प्रोटेस्ट होंगे, अगर आपने उनको स्नब करने की कोशिश की तो अमेरिका डायरेक्ट इंटरवीन करेगा। सो दिस इज समथिंग, हम पाकिस्तान के अंदर भी अगर इसको देखें तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात हो सकती है, किसी भी कंट्री के लिए खतरनाक बात हो सकती है। दूसरा ये देखें कि अभी जिस तरह सलमान ने भी इस तरफ इशारा किया कि अभी जब इनके ऊपर अटैक हुए थे तो ईरान के अंदर से भी जो अटैकर्स को बहुत सारी सपोर्ट मिल रही थी, जिसके बाद इन्होंने बहुत सारे लोग डिपोर्ट भी किए वहाँ से, इंडियंस को भी डिपोर्ट किया, अफगानियों को भी डिपोर्ट किया, और पता चला कि इसराइल की वहाँ पे बड़ी अच्छी एक अपना ऑलरेडी नेटवर्क मौजूद है। तो ये सब चीज़ें इस तरफ और बहुत बहुत मैसिव लॉस उठाना पड़ा ईरान को उस पूरे नेटवर्क का। एग्जैक्टली। सो ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन देर इज़ अ वेरी स्मॉल पॉसिबिलिटी कि अल्लाह ना करे कभी ये हालात सीरिया की तरह से कहीं मोड़ ना हो जाए, कि गवर्नमेंट बैठी हुई है और प्रोटेस्टर्स को बाहर से मदद मिल रही है, और प्रोटेस्टर्स ने अपनी एक फ़ौज बना ली है और उनकी अपनी एक फ़ौज है और आपस में लड़ रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे 10 साल भी आप लड़ते रहें तो कोई ना कोई आखिर में तो कहीं ना कोई पावर में आ ही जाता है। 10 साल आप पॉलिटिकल एफर्ट भी करें तो रिजीम चेंज हो ही जाते हैं, लेकिन जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स है वो कहीं पे भी फिर काउंट नहीं होता। इतने लोग, आधा सीरिया जो है वहाँ से रेफ्यूजी बन के चला गया, तो वो कहीं पे भी काउंट नहीं होता। और अगर ईरान में खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बात होती है तो ये सिर्फ, जैसा सलमान ने भी ये बात कही कि देखिए सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, ये बात फैलेगी, अफगानिस्तान की तरफ भी फैलेगी और पाकिस्तान की तरफ भी फैलेगी, और ये पॉसिबिलिटी है कि प्लान में भी यही बात हो कि ये इधर को फैले। सलमान जावेद साहब, क्या इससे पहले कि ये कोई ऐसी मिसाल है किसी और मुल्क के हवाले से कि जनाब अगर प्रोटेस्टर्स के साथ सख्ती से निपटा गया तो अमेरिका डायरेक्ट इंटरवीन करेगा? क्या ये एक वो क्या कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स जो है वो वाला किरदार होगा? और फिर अगेन वेयर इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कहाँ है ये सब? नहीं जी, ऐसा प्रेसिडेंट ज़रूर मौजूद है कि अमेरिका जो है वो 3-3 महीने पहले अपने एम्बेसी के स्टाफ को और अपने लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जब एनजीओ या सिटीजन, उनको नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि इलाके को छोड़ दें। वो इंटरवेंशन नहीं करता, वो बाहर ले जाता है अपने लोगों को। सो इफ दे आर सेइंग कि जी इंटरवेंशन करनी है, तो फिर ये जैसे आयशा ने कहा कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि न्यू कलोनियल उसमें डिक्शनरी में एक नया इजाफा है
कि जी कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, और चूंकि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपकी वजह से जो है वो आप चूंकि उनको सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम आ रहे हैं आपको जो है ना हटाने के लिए, क्योंकि आप अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। तो वो पंजाबी में पुराने ज़माने में कहा जाता था लाके का थानेदार। तो ये वो बेसिकली किरदार जो है वो अमेरिकन दोबारा से एक रीजनल स्टेट का जो किरदार है वो लेकर आना चाह रहे हैं अपना दुनिया के ऊपर। इसमें एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा, यूएनएससी की जैसे आपने बात की, मल्टीलैटरल फॉरम्स जो हैं वो तो मैंने जैसे कहा कि रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो चुका है दुनिया के अंदर, वो बिल्कुल एक उसकी अब कोई अहमियत बाकी नहीं इररेलेवेंट हो रही। गया, लेकिन इररेलेवेंट हो गया। जी, इसके साथ साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है दुनिया के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिकन के लिए कि जी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। और ये जितनी भी एफर्ट आपको नज़र आती है जहाँ पे ये रिसोर्सेज को इस्टेब्लिश करने की बात है, उनको काबू करने की बात है, जहाँ पे ये अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की बात है, वहीं पे उस मल्टीपोलर वर्ल्ड को रिवर्स करने की या उसको स्लो डाउन करने की भी एक काविश है। तो ठीक इसको है। इस नज़र से भी हमें देखना यानी चाहिए। यानी ये और मामला सिर्फ वेनेजुएला के हवाले से बात करें तो मनशियात और ड्रग्स का नहीं है, और फिर ईरान के हवाले से बात करें तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से नहीं है, मामला कुछ और है। और जो है वो माहिरीन इस वक्त उसकी निशानदेही भी कर रहे हैं, और वो बेहतर नहीं है, किसी के लिए बेहतर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आयशा गाजी आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।